दुनिया के तकरीबन सभी देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पहचान गणराज्य या रिपब्लिकन नेशन के तौर पर है, वे अपने वजूद की परिभाषा संप्रभु राष्ट्र या सॉवरेन नेशन के तौर पर करते हैं। इसका मतलब यह है कि उस देश की चुनी हुई सरकार देश पर सर्वोच्च अधिकार रखेगी और देश के कानूनों, नियमों, नीतियों और फैसलों का निर्धारण करने के साथ बाहरी खतरों या शत्रुओं से भी देश की रक्षा के लिए किसी भी तरह का कदम उठा सकती है। दुनिया के सभी देश हर दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और ऐसी बातें कहने या करने से बचते हैं जिससे किसी देश की संप्रभुता को हानि पहुंचे या उसे खतरा महसूस हो। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी कोई नैतिक बंदिश नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं राव विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर मिसाइलों की बौछार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक इंटरव्यू में ईरान को मिसाइलों के हमले से धधकते तंदूर में बदलने की बात कही है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान पर लगातार न्यूक्लियर डील का दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने ईरान पर भीषण बमबारी की धमकी दी है। ट्रंप की ऐसी धमकी पर ईरान भी गुस्से से भड़क उठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इसे अमेरिका की गुस्ताखी कहा और यह भी कहा कि अगर अमेरिका उसके देश के लिए किसी भी तरह का खतरा बनता है तो उसे इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि गल्फ रीजन में जहां जहां पर भी अमेरिकी सैन्य बेस है उसे तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। अब यहां पर आप एक खेल समझिए कि असल में हो क्या रहा है। दरअसल गल्फ के अधिकतर देश प्रो अमेरिकन है, यानी उन पर अमेरिका का प्रभाव रहता है। यह प्रभाव बढ़ाने में अमेरिका ने दशकों तक अपनी रणनीति पर काम किया है। लेकिन इसी गल्फ रीजन में ईरान समेत कुछ देश ऐसे हैं जो अमेरिकी दबाव या प्रभाव से मुक्त हैं। उनका झुकाव और रुझान अमेरिका के बदले दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस की ओर ज्यादा है। ईरान भी गल्फ की उन्हें कुछ देशों में से एक है। ऐसे में ईरान ने जब अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए और खुद को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की कोशिशें शुरू की तो ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। आखिर गल्फ रीजन में एक ऐसा देश जो अमेरिकी प्रभाव से अलग है, उसके पास एटॉमिक पावर्स आने को अमेरिका बर्दाश्त कैसे कर सकता था। लिहाजा अमेरिका ने ईरान की इन कोशिशों पर पानी फेरने की हर तरह की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि रूस का समर्थन ईरान के साथ है, वो उसके असैन्य परमाणु प्रयासों का समर्थन भी करता है और अमेरिका को आंखें दिखाकर यह जता भी चुका है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो रूस इसका कड़ाई से विरोध करेगा। यह कड़ाई किस तरह की होगी, यह पैरामीटर वो हमले की इंटेंसिटी को देखकर तय करेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान को युद्ध के लिए उकसाने वाले अमेरिका या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स का मिलिटराइजेशन या सैन्यीकरण कर रहा है। ऐसा करके ईरान को एक तरह से उसने डिफेंड करने की कोशिश की है। इस तरह से अमेरिका और ईरान के विवाद में रूस की एंट्री हो चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि अब अगर अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान को निशाना बनाया तो रूस इस संघर्ष में कूद पड़ेगा, जिसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे खाड़ी में मंडराते परमाणु युद्ध के खतरे के तौर पर भी देखना शुरू कर दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या गल्फ रीजन में अपना खौफ बनाने के लिए और रौब बढ़ाने के लिए अमेरिका वाकई एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल करेगा और क्या ईरान दूसरा हिरोशिमा बन जाएगा। मिसाल के तौर पर जापान सामने है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने उस पर दो परमाणु बम दाग दिए थे। हालांकि वो हालात कुछ और थे, लेकिन उसके बावजूद कई दशकों के बाद अमेरिका और जापान मित्र देशों में गिने जाते हैं। क्या ईरान की परिणति भी कुछ वैसी ही हो सकती है? अब इस तनाव को डिफरेंट डायमेंशंस पर सोचा और विचारा जा रहा है। खैर, आपको अब थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए इतना तड़प क्यों रहा है और क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप अलग अलग इंटरव्यूज में ईरान पर मिसाइल अटैक करने की बातें सरेआम कहे जा रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ आलोचक उनकी ऐसी हरकतों पर कह रहे हैं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। खैर, अमेरिका और ईरान में आपसी तनातनी की शुरुआत साल 1979 में हुई थी, जब ईरान में क्रांति भड़की थी। उससे पहले जब ईरान में शाह मोहम्मद रजा की सरकार थी
अमेरिका के साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन शाह मोहम्मद रजा की मनमानियों से ईरान की जनता त्रस्त और परेशान हो गई थी और उन्हें तानाशाह तक कहने लगी थी, जिसके बाद विद्रोह भड़का और जनता के दबाव में आकर शाह मोहम्मद रजा को सत्ता छोड़नी पड़ी और इस्लामिक नेता अयातुल्ला रोहिल्ला खोमैनी ने ईरान का इस्लामिक गणतंत्र के तौर पर उसकी स्थापना की। शाह मोहम्मद रजा, जिनकी सरकार के अमेरिका से दोस्ताना संबंध थे, उन्हें हटाने के लिए विद्रोही छात्रों के गुटों ने अमेरिकी दूतावास में घुसकर 52 अमेरिकी कर्मचारियों को 1.25 साल से ज्यादा वक्त तक बंधक बनाए रखा, जिसे आज तक होस्टेज क्राइसिस के नाम से याद किया जाता है। तभी से अमेरिका और ईरान के संबंध में ऐसी दरार पड़ी जो आज तक पट नहीं पाई। यहां तक कि जब साल 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने कूटनीतिक चाल चलते हुए इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन का समर्थन किया। वो बात और है कि आगे चलकर अमेरिका ने ही सद्दाम हुसैन को सूली पर चढ़ा दिया था। अमेरिका के निशाने पर ईरान साल 2000 में फिर से आया, जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बना। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान ने कहा था कि वो बिजली बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का असैन्य प्रयोग करना चाहता है। हालांकि पश्चिमी देशों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। साल 2003 में यह शक और गहरा गया जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को दुनिया से छुपाने की कोशिश की थी। अमेरिका शायद इसी ताक में बैठा था और अमेरिका और यूएन ने ईरान पर कई कड़े प्रतिबंध थोप दिए। ये प्रतिबंध ऐसे थे कि ईरान आर्थिक तौर से टूटना शुरू हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, उसका तेल निर्यात भी कम हो गया और ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत बहुत तेजी से डाउन होने लगी। इसके बाद एक बड़ा टर्न तब आता है जब JCPOA का समझौता होता है। यह समझौता रूस, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और ईरान ने मिलकर किया था। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ईरान ने वादा किया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करेगा। वैसा उसने किया भी, लेकिन यह मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया कि ईरान फिर से चोरी छुपे अपने सैन्य परमाणु एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। हालांकि इससे जुड़ा कोई भी सबूत किसी के पास नहीं आया, लेकिन वो कुछ ऐसा ना करे इसके लिए अमेरिका ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वो न्यूक्लियर डील करे, जो कि वो नहीं कर रहा। इसके ये विवाद अब और ज्यादा बढ़ गया है और गल्फ में युद्ध के खतरे अब और ज्यादा मंडराने लगे हैं। तो इस समय जो हालात अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो है अमेरिका और ईरान जो है आमने सामने की मुद्रा में है और ऐसा भी लग रहा है कि अमेरिका किसी ताक में बैठा है कि ईरान किसी जिद पर अड़े और अमेरिका को मौका मिल जाए ईरान पर बमों की बौछार करने का। हालांकि यहां पर इंटरवीन कर रहा है रशिया। रशिया ने कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो इसका कड़ाई से विरोध करेगा। हालांकि इसे सिर्फ बातों में मत समझिए, ये सिर्फ संकेत नहीं है, बल्कि इस बात के और गहरे मकसद हो सकते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका यहां पर जो है इन्फिल्ट्रेट करता है, अगर वहां पर जो है बॉम्बार्डिंग करता है, तो रशिया का उतरना बीच में और उसकी तरफ से विरोध जताना किस स्वरूप में होगा, यह भी अपने आप में थोड़ा सा चिंतन और मंथन का विषय है। फिलहाल गल्फ रीजन में ईरान जो है अमेरिका और रशिया के आपसी टकराव या अप्रत्यक्ष संघर्षों का कारण बनने जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। फिलहाल इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लगातार बने रहें और देखते रहें राम की रिपोर्ट, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।